हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी 18th चैप्टर क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का आज अपना 14th लेक्चर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्लड वेसल्स। देखो, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें और ह्यूमन बींग्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये हमने स्टडी किया है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है हमेशा क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इसका ऑपोजिट हमने पढ़ा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें बेसिकली ब्लड वेसल्स में से होता हुआ जो ब्लड है एक ओपन कैविटी रहती है, उस ओपन कैविटी में सारा का सारा ड्रेन हो जाता है। फिर इसी ओपन कैविटी से वो वापस ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर हार्ट में को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये तो था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट रह गया और ये इस तरह से मूव करता है। तो ये तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कि कहीं ना कहीं ओपन है सारा सिस्टम। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता, कोई ओपन कैविटी नहीं होती, हार्ट होता है और केवल ब्लड वेसल्स होती है। ये इस तरह से कंटिन्यूस रहेगा पूरा। तो ब्लड हमेशा क्लोज्ड वेसल्स में ही मूव करता है, इन्हीं को आप कहते हो ब्लड वेसल्स। अब आप ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आपको दो अलग अलग कलर में ब्लड वेसल्स शो कर रखी है, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। अब ऐसा नहीं है कि राइट हैंड में केवल ब्लू कलर वाली है, लेफ्ट में रेड वाली है, ऐसा नहीं है। ये केवल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया गया है। ये जो रेड कलर वाली वेसल्स है इनको आर्टरी कहते हैं और इनको जनरली रेड इसलिए शो किया गया है बिकॉज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और जो ब्लू कलर वाली आपको शो कर रखी है ये सारी वेन्स हैं आपकी, और ब्लू इसलिए शो कर रखा है क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपके पूरे बॉडी में इस तरह से वेन्स आर्टरीज का पूरा एक नेटवर्क कंटिन्यूस चलता रहता है। तो यही सारी की सारी ब्लड वेसल्स कहलाती है। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाना है और ऑर्गन्स को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उन्हीं ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाकर हार्ट को देना है। होता क्या है, देखो, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, हार्ट ब्लड पंप करता है। ये ब्लड हार्ट से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? किसी ऑर्गन में। कोई भी ऑर्गन की बात कर लो आप, वो हार्ट से ब्लड ऑर्गन में पहुँचता है। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑर्गन इस ब्लड में से ऑक्सीजन यूज़ कर लेगा और इस ब्लड में वापस कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा और बाद में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये कैसा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट से जो ऑर्गन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वापस ऑर्गन से हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब यहाँ समझना आप, जो ब्लड वेसल हार्ट से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है उसको तो हम कहते हैं आर्टरी। जो ब्लड वेसल हार्ट से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है उसको हम कहते हैं आर्टरी, और जो ब्लड वेसल ऑर्गन से हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है उसको हम कहते हैं वेन। क्लियर? तो जो हार्ट से ऑर्गन में लेके आएगा वो तो आर्टरी कहलाएगा, और जो ऑर्गन से वापस हार्ट में लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा? वेन। इसलिए आप देखना वेन्स में आपको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा और आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है आपको। लेकिन इसी को अगर मैं ऑर्गन को लंग्स कंसिडर करूं, यहाँ देखना आप, हार्ट से ब्लड और लंग्स में भी जाता है, लेकिन लंग्स में वो जाता है इस पर्पज से ताकि लंग्स में जाके उस ब्लड में से CO2 निकाल ली जाए। जब ये लंग्स में जाएगा तो लंग्स क्या करेगा? ब्लड में से CO2 निकाल लेगा और ब्लड में ऑक्सीजन डाल देता है। क्लियर? अब इस ब्लड वेसल को भी यहाँ पे आर्टरी ही कहेंगे, ब्लड वेसल को आर्टरी ही कहा जाएगा जो हार्ट से लंग्स की ओर लेके जाती है। लेकिन ब्लड कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। और जो लंग्स से हार्ट को लेके जाती है ब्लड, उसमें कैसा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन कहलाएगी अभी भी आर्टरी और वेन। तो आर्टरी की मेन डेफिनेशन ये नहीं है कि आर्टरी वो ब्लड वेसल है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, नहीं। आर्टरी का मेन डेफिनेशन ये है कि वो ब्लड वेसल जो हार्ट से किसी भी ऑर्गन में ब्लड लेके जाती हो उसको आप आर्टरी कहते हो, और किसी भी ऑर्गन से जो ब्लड वेसल हार्ट में ब्लड लेके जाती हो उसको आप कहते हो वेन। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है इसकी और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जनरली जब हम आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वेन में। लेकिन अगर आप लंग्स के रेफरेंस में बात करेंगे तो लंग्स में जो ब्लड लेकर जाती है आर्टरी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और आपको अच्छे से पता होगा, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या नाम दिया गया है? पल्मोनरी आर्टरी। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारी जो मेन डेफिनेशन है कि वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड लेके जाएगी उसको आर्टरी कहोगे, तो हमें हमारी मेन डेफिनेशन से स्टिक करना है ना, हमें वो डेफिनेशन चेंज नहीं करनी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ऐसे आर्टरी और वेन है जिसमें आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड
और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, फॉर ऑब्वियस रीज़न जो हमने अभी यहाँ पर बात की। तो ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि ये हार्ट है। हार्ट देखो अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये एओटा से यहाँ पे ये इस ऑर्गन को ब्लड आ गया, ये इस ऑर्गन को, यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है कि लीवर है, तो ठीक है लीवर को ब्लड दे रहा है। ये किडनी है, अगर किडनी है, ये लीवर है, ये अपर बॉडी पार्ट है आपका, ये लोअर बॉडी है। तो सबको जो ब्लड दे रहा है वो आर्टरी ही है। ये आर्टरी, ये आर्टरी, ये आर्टरी, ये आर्टरी, ये सारी आर्टरीज। जो ब्लड वेसल हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाती है वो सारी आर्टरी है। बाद में ऑर्गन्स इस ब्लड में से ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे और ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देंगे, यानी उसमें CO2 डाल देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगी, वेन। तो जब ऑर्गन से ये वेन वापस निकलेगी और ये वेन वापस इस ब्लड को लेके जाएगी हार्ट के अंदर। क्लियर, समझ में आया? अब लंग्स की बात करते हैं हम लोग। लंग्स में आप ऊपर की तरफ देखो, ये लंग्स शो कर रखा है यहाँ पे। अगेन ऑर्गन तक ब्लड लेके जा रही है तो आर्टरी ही कहेंगे। ये लंग्स में लेके जा रही है, लंग्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी, तो ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेट होने, CO2 एक्सचेंज करने, और वापस लंग्स पल्मोनरी वेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो केवल यही एक्सेप्शन है, बाकी सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और सभी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी कहती है कि ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से ही ब्लड फ्लो करता रहा है, और ब्लड वेसल कौन सी, आर्टरीज और वेन्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि किसी ऑर्गन में जब आर्टरी एंटर करती है ब्लड लेकर, तो किस तरह से ब्लड का एक्सचेंज होता है। ब्लड का एक्सचेंज मतलब ब्लड से, देखो ऑर्गन तक ब्लड क्यों लेके जा रहे हैं हम ऑर्गन से ब्लड इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि जब ऑर्गन में ब्लड पहुंचेगा तब इस ब्लड में से जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे समझ लो ये ब्लड वेसल है कोई, तो इस ब्लड वेसल में से, ब्लड में से ऑक्सीजन सेल्स में चली जाएगी। न्यूट्रिएंट्स ले लो आप, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ये सारे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे सेल्स में। और सेल्स में जो CO2 बन रहा है या सेल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, ये यहाँ पर ब्लड में एंटर कर जाता है। क्लियर? अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे किसी ऑर्गन में कोई आर्टरी एंटर कर रही है, कोई भी ऑर्गन ले लिया, अब ऑर्गन तो बड़ा होगा, ऑर्गन बड़ा रहेगा। मुझे इस पूरे ऑर्गन में मैंने इसको एक आर्टरी दे दी, जैसे कि कोई भी ऑर्गन ले लो आप, उसको एक आर्टरी सप्लाई कर दी हमने। अब ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। अब ये सिंगल आर्टरी तो देखो पूरे ऑर्गन को ब्लड दे नहीं सकती, इसलिए इस आर्टरी में का डिविजन्स हो जाते हैं। ये आर्टरी जो है ब्रांच्ड आउट हो जाती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है इसे, ताकि ये ऑर्गन के हर पार्ट तक पहुंच सके, फैल जाती है पूरे ऑर्गन में। क्लियर? इन ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टरी की ब्रांचेस को कहा जाता है आर्टीरियोल्स। क्लियर? अब आर्टीरियोल्स और फर्दर ब्रांचेस करते हैं। ये देखो आप आर्टीरियोल है, ये पहला आर्टीरियोल, ये दूसरा आर्टीरियोल और ये तीसरा आर्टीरियोल, ये 3 आर्टीरियोल बने। अब इन आर्टीरियोल्स को आप आगे देखोगे तो आर्टीरियोल्स से और भी पतली पतली वेसल्स निकल रही है, इन्हें कहा जाता है कैपिलरीज। इन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। बाद में कैपिलरीज से O2 CO2 एक्सचेंज हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाएगा, वेस्ट का एक्सचेंज हो जाएगा, सब एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का। ब्लड से न्यूट्रिएंट्स निकल के सेल में चले जाएंगे और सेल से वेस्ट निकल के कैपिलरी में आ जाएंगे। कैपिलरी से O2 निकल के सेल्स में चला गया और सेल्स से CO2 निकल के कैपिलरीज में आ गया। क्लियर? तो ये बन गई सारी की सारी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज वापस से यूनाइट होकर वेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। देखो आप, ये वेन्यूल्स, ये पहला वेन्यूल, ये दूसरा वेन्यूल, ये तीसरा वेन्यूल। तो कैपिलरीज वापस से क्या हो गई? यूनाइट हो गई। यहाँ पर ये देखो आप, कैपिलरीज यूनाइट होकर वेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर रही है। बाद में ये वेन्यूल्स अगेन यूनाइट होकर एक वेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से पूरा एक क्लोज्ड सिस्टम चल रहा है आपका। आर्टरी से ब्रांच आउट होकर बनेंगे आर्टीरियोल्स, आर्टीरियल से ब्रांच आउट होकर बनते हैं कैपिलरी, कैपिलरी से ब्रांच आउट होकर बनता है वेन्यूल, और कैपिलरीज के यूनाइट होने से बनता है वेन्यूल, और वेन्यूल्स के वापस यूनाइट होने से बनती है वेन। और ये वेन अब इस ऑर्गन से बाहर निकलकर वापस हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाएगी। अब सवाल ये आता है कि हमने टोटल 5 ब्लड वेसल्स पढ़ी यहाँ पे, कौन कौन सी? पहली आर्टरी की ब्रांचेस आर्टीरियल्स, आर्टीरियल्स की ब्रांचेस कैपिलरीज, कैपिलरीज के यूनियन से वेन्यूल, और वेन्यूल के यूनियन से वेन। ये 5 तरह की हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी।
लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि जो मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज हो रहा है O2CO2 का, न्यूट्रिएंट वेस्ट का, ये एक्सचेंज केवल कैपिलरीज में होगा, ना तो आर्टरी, ना आर्टीरियल, ना वेन्यूल, ना वेन, ये किसी भी तरह के एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेते। एक्सचेंज होता केवल और केवल कैपिलरी के लेवल पर। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिलरी की वॉल में आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। ये जैसे ये कैपिलरी शो कर रखी है, तो जो कैपिलरी के जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के बीच में जो एपिथेलियम के सेल्स हैं, उन एपिथेलियम के सेल्स के बीच में इस तरह के पोर्स प्रेजेंट है। अब ये पोर्स जो हैं, इन पोर्स के थ्रू सब्सटेंसेस अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। अब ये पोर्स इतने छोटे होते हैं, ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि इन पोर्स से सेल्स बाहर नहीं आ सकते, ब्लड के RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स बाहर नहीं आ सकते, और इन पोर्स से इवन प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बाहर नहीं आ सकते। ये पोर्स इतने छोटे हैं। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स से अलावा करीब करीब पूरा प्लाज्मा का कंपोजिशन बाहर आ सकता है। सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर जाएंगे, O2 बाहर आएगा, CO2 वापस ब्लड में जाएगा। तो ये इन पोर्स के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है, और ये पोर्स केवल और केवल आपको कैपिलरीज में ही मिलेंगे, इसलिए एक्सचेंज केवल कैपिलरी पे होगा, बाकी कहीं पे भी एक्सचेंज नहीं होता। पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न ये है कि जो कैपिलरी होती है, ये कैपिलरी केवल और केवल एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनती है, जिसको आप कहते हो एंडोथीलियम। अभी मैं एंडोथीलियम पे आऊँगा थोड़ी देर में। कैपिलरी में केवल एंडोथीलियम प्रेजेंट है, केवल एक सिंगल लेयर, जबकि आर्टरी, आर्टीरियल, वेन्यूल और वेन, इनमें टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंट है। तो थिक वॉल होती है, ये काफ़ी थिन वॉल है। तो ये 2 रीजन्स हैं कि एक्सचेंज केवल कैपिलरी लेवल पर ही पॉसिबल है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हालांकि एनसीईआरटी ने इस बारे में बात नहीं की है, क्लास 12th में एनसीईआरटी ने ज़रूर इसके बारे में बात की है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मैंने कहा प्लाज्मा पोर्स इतने छोटे होते हैं कि उनमें ब्लड सेल्स बाहर नहीं आ सकते, लेकिन कुछ ब्लड सेल्स ऐसे हैं जो ज़रूरत पड़ने पे इन कैपिलरी पोर्स से बाहर आ सकते हैं। तो आपको पहले तो मुझे बताना है कि वो कौन से सेल्स हैं जो कैपिलरी पोर्स से बाहर आ सकते हैं। दूसरा मुझे ये बताना है कि वो कब बाहर आते हैं, वो सेल्स कैपिलरी पोर्स से कब बाहर आते हैं। नॉर्मली वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन कब बाहर आते हैं। और तीसरा आपको मुझे ये बताना है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। किस प्रोसेस को? द प्रोसेस बाय विच द ब्लड सेल्स कम आउट ऑफ द कैपिलरीज, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आपको मुझे बताना है। क्लास 12th में आप इम्यूनिटी में इन कंसेप्ट के बारे में स्टडी करोगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी ब्लड वेसल की एक वॉल होती है। आप देखो ये एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल का ल्यूमन कहलाएगा। ल्यूमन मतलब क्या होता है? ल्यूमन का मतलब होता है खाली स्पेस। भाई ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो होगा, तो ब्लड जिस खाली स्पेस से फ्लो होता है ना, उसको ल्यूमन कहा जाता है हर जगह। तो ये ल्यूमन है। और जो ब्लड वेसल की वॉल रहती है ना, ये वॉल है, देखो यहाँ से लेकर ये वॉल है पूरी, ये वॉल रहती है। इस वॉल को मैं एनलार्ज करके यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। देखो इस वॉल की 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा। कितने आसान नाम है। ट्यूनिका, ट्यूनिका ये वर्ड आप और भी कई जगह पे सुनोगे। ट्यूनिका मतलब होता है वॉल, ठीक है। एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल यानी बाहर वाली। मीडिया मतलब मिडल यानी बीच वाली। इंटीमा वर्ड आया है इंटरनल से यानी कि अंदर वाली। तो कितना इजी नाम है। देखो सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये आप ट्यूनिका एक्सटर्ना देख लो आप यहाँ पे। उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर ट्यूनिका इंटीमा। तो ये 3 लेयर्स होते हैं। बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर ट्यूनिका इंटीमा। और ब्लड किसके कांटेक्ट में फ्लो होता है? ट्यूनिका इंटीमा के कांटेक्ट में। अब इस ट्यूनिका इंटीमा को अगर मैं गौर से देखूं, देखो मैं एनसीईआरटी के ज़्यादा बाहर लेवल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ट्यूनिका इंटीमा है, ये देखना आप यहाँ पे, इस चीज़ को समझना। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्होंने गलत कंसेप्ट याद किए हुए हैं। मैं वो कंसेप्ट सुधारना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाऊँगा। ये ट्यूनिका इंटीमा है। इस ट्यूनिका इंटीमा को अगर आप गौर से देखोगे तो नीचे की तरफ तो कनेक्टिव टिश्यू है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन है इतना, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये देखो आप, आपको एपिथेलियम दिख रही है ये अंदर की तरफ। ये अगर आप क्लियर मेकआउट कर रहे हो, जो सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये एक सेकेंड रुकिए आप, ये जो सेल्स शो कर रखे हैं उनने, ये एपिथेलियम है ट्यूनिका इंटीमा की। तो ट्यूनिका इंटीमा ये वो लेयर है जिसमें अंदर की तरफ तो एक एपिथेलियम प्रेजेंट है और उसके जस्ट बाहर की तरफ यहाँ प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू।
तो इस कनेक्टिव टिश्यू प्लस इसकी एपिथेलियम जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, वो दोनों मिलकर बनाती है ट्यूनिका इंटीमा। यानी ट्यूनिका इंटीमा में एक तो एंडोथेलियम भी आएगा, यानी कि एंडोथेलियम क्या है, एंडोथेलियम उस एपिथेलियम का नाम है जो किसी भी ब्लड वेसल में सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है। ब्लड जो है इसी एपिथेलियम के कांटेक्ट में आके मूव करता है सबसे अंदर। हमने एपिथेलियम के बारे में क्या पढ़ा है कि एपिथेलियम किसी भी सरफेस को कवर करती है, तो ये ब्लड वेसल की इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट है एपिथेलियम। इस एपिथेलियम का नाम क्या है, एंडोथेलियम। तो ये एंडोथेलियम जो कि एपिथेलियम है प्लस उससे एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमने पढ़ा है कभी भी एपिथेलियम अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि जो एपिथेलियम होती है उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो ब्लड सप्लाई के लिए नीचे कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंड रहती है न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए जहाँ एपिथेलियम होगी वहाँ कनेक्टिव टिश्यू भी होगा ही होगा। ये दोनों मिलकर जो है जो लेयर बनाते हैं उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे डाउट भेजते हैं कि सर ट्यूनिका इंटीमा और एंडोथेलियम एक ही तो होती है, क्या फ़र्क होता है इसमें? तो बच्चों ये फ़र्क है ट्यूनिका इंटीमा और एंडोथेलियम में। एंडोथेलियम और उसके नीचे का कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों लेयर को मिलाकर जो है ट्यूनिका इंटीमा का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? और जैसा अभी मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स है जिसमें केवल एक सिंगल लेयर ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज में ट्यूनिका मीडिया नहीं होती, कैपिलरीज में ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं होती। तो सिंगल लेयर्ड ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? केवल कैपिलरीज। बाकी आर्टरी, आर्टीरियोल, वेन और वेन्यूल, ये चारों में एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा प्रेजेंट होगी। हालांकि एनसीईआरटी इतना डिटेल में भी नहीं गया है, पर ये चीज़ बतानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप हो, ठीक है, कि एक्सचेंज आप कैपिलरी में ही करवा सकते हो। तो बेसिकली हर आर्टरी और वेन में 3 लेयर्स होती है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की भाषा बता देता हूँ। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे अंदर वाली जो इनर लाइनिंग है जो बेसिकली बनी है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एनिमल टिश्यूज़ में से भी आएगा और इस चैप्टर में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो एंडोथेलियम है ये एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। ये ध्यान रखें आप, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम का, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, या फिर आप इसको एंडोथेलियम भी कह सकते हो, लेकिन फ़र्क होता है। बहुत सी बुक्स में ट्यूनिका इंटीमा के ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने एंडोथेलियम, और इसलिए यही रीज़न है कि बहुत से स्टूडेंट्स केवल बिकॉज ब्रैकेट में लिख दिया तो उसको वही सेम मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ट्यूनिका इंटीमा और एंडोथेलियम में फ़र्क होता है। फिर ट्यूनिका इंटीमा के बाहर वाली जो मिडल लेयर है जो स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की बनी है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया के बाहर वाली जो लेयर है, जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली कौन से फाइबर्स होंगे? कोलेजन फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब यहाँ पे भी बिकॉज एनसीईआरटी ने क्लियर मेंशन किया है तो मैं आपको बता दूँ, वापस बता रहा हूँ, ट्यूनिका इंटीमा में कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वेमस। ट्यूनिका मीडिया पे एक बार गौर करो, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, और जहाँ पे भी मसल्स प्रेजेंट होगी तो मसल्स का काम है मूवमेंट। इसलिए आपने 2 टर्म्स सुने होंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे समझो आप कोई भी, ये हम लोग आर्टरी की बात करते हैं, तो जब आर्टरी अपना डायमीटर कम करती है तो उसको हम कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और यही आर्टरी जब अपना डायमीटर बढ़ा लेती है तो इसको हम कहते हैं वेजो डायलेशन। डायलेट हो गई है ये, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब नैरो हो गई है ये। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन और नैरोइंग और डायलेशन है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास मसल्स होगी। तो जो मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसमें के पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, और इन्हीं स्मूथ मसल के एक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर सकती है और डायलेशन भी कर सकती है। अब आप सोचें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 5 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, यानी आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन, इनमें से ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन नहीं कर सकती? तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो वेसल होगी जिसके पास स्मूथ मसल्स नहीं होती, और वो है कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी में केवल और केवल ट्यूनिका इंटीमा होती है। इसीलिए कैपिलरीज में बिकॉज मसल्स नहीं होती, इसलिए ना तो उनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना ही वेजो डायलेशन होता है। ये फीचर केवल आर्टरी, आर्टीरियोल, वेन्यूल और वेन में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना की। ये सबसे बाहर वाली लेयर है और ये बनती है बेसिकली कोलेजन फाइबर के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब ये छोटी छोटी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते,
और फिर जब इन पे बेस्ड ट्रू फॉल्स या ऐसा कुछ आता है तो हम कर नहीं पाते। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो जैसे आपको एक एक शब्द उसका अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसे फटाफट में नहीं पढ़ो कि अच्छा एक्सटर्नल लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, चीज़ें याद नहीं होगी, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपको अच्छे से समझना है और दिमाग लगाना है कि भाई स्मूथ मसल प्रेजेंट है, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन तो इसी वजह से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपिलरीज में केवल और केवल एंडोथीलियम या फिर ट्यूनिका इंटीमा ही होती है। इसलिए आप देखना आपको बुक्स में एंडोथीलियम ट्यूनिका इंटीमा एज ए सिनोनिम ही यूज़ करते हैं वो लोग, है ना। तो बिकॉज वो ज़्यादा, वो कहता हूँ ना कि ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं, इसलिए। बाकी अदरवाइज डिफरेंस जो एग्जैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एनसीईआरटी के पिक्चर की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी का ये वाला पिक्चर तो देखो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बट एनसीईआरटी ने इसी पिक्चर के साथ में ना नीचे इन्होंने मेंशन कर दिया है आर्टरी और वेन के बारे में और कैपिलरी के बारे में। हल्का सा एक्चुअली में क्या होता है, इन्होंने इस डायग्राम के साथ ही इस डायग्राम को ना इस तरह से शामिल कर दिया है, तो कई बार स्टूडेंट्स की नज़र नहीं जाती। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि इन्होंने किस किस चीज़ को लेबल किया है यहाँ से पे अच्छे से। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये आर्टरी है, ठीक है। तो आर्टरी का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे अंदर इन्होंने कहा ल्यूमन है, बिल्कुल सही बात, और फिर उन्होंने लिख दिया कि स्मूथ मसल की लेयर है। तो देखो आप अच्छे से लेयर किसको मेंशन किया इन्होंने, बीच वाली लेयर को, यानी ट्यूनिका मीडिया को। ये हो गई ट्यूनिका इंटरना, बीच में हो गया आपके ल्यूमन। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है वो हो जाएगी ट्यूनिका मीडिया, और येलो कलर में जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर वेन की बात कर रहे हैं ये, तो वेन में देखो इन्होंने अगेन स्मूथ मसल और ल्यूमन दो ही बात की। फिर उन्होंने नीचे कैपिलरी की बात की, तो कैपिलरी में उन्होंने केवल और केवल क्लियर पिक्चर देखो आपको सीधा सीधा एपिथेलियम दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पे, जो कि एंडोथीलियम है। तो कैपिलरी में केवल क्या प्रेजेंट है, एंडोथीलियम, और पोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए एक्सचेंज वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। इस पिक्चर को अगर मैं थोड़ा सा और गौर से देखूँ, वेन और आर्टरी को केवल पिक्चर के बेस पे कंपेयर करूँ, बिकॉज एनसीईआरटी ने कहीं पे डिफरेंसेस नहीं लिखे वेन और आर्टरी के बीच में, लेकिन इस पिक्चर को देख के आप डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। ल्यूमन को देखो आप दोनों के, वेन का ल्यूमन देखो आप, वेन का ल्यूमन बड़ा है, डायमीटर ज़्यादा है ल्यूमन का, जबकि आर्टरी का ल्यूमन का डायमीटर कम है। ये देखो आप, ये आर्टरी के ल्यूमन का डायमीटर, ये वेन के ल्यूमन का डायमीटर। वेन का ल्यूमन जो है वाइड रहता है, सबसे पहली बात तो ये डिफरेंस है। वेन का ल्यूमन कैसा रहता है, वाइड है। दूसरा आप कंपेयर करो ट्यूनिका मीडिया को, जो वॉल है जो आर्टरी की, देखो आप आर्टरी की वॉल थिक है और वेन की वॉल थिन है, और इसमें मेन डिफरेंस ट्यूनिका मीडिया का रहता है ना। तो आप ये कह सकते हो एक तो ल्यूमन वाइडर है और थिन वॉल है वेन की, और आर्टरी की वॉल थिक वॉल है। अब आप सोचोगे कि सर ये याद कैसे करें, कौन सा थिन वॉल्ड है कौन सा थिक वॉल्ड है। तो इसमें याद करने का भी कुछ नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो फुल प्रेशर के साथ पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करेगा तो पूरे प्रेशर के साथ पंप करेगा वो। तो आपकी ब्लड वेसल की वॉल इतनी थिक होनी चाहिए कि वो उस ब्लड प्रेशर को हैंडल कर सके, इसलिए आर्टरी थिक वॉल्ड होती है और वेन थिन वॉल्ड होती है, क्योंकि वेन में इतना प्रेशर नहीं आता ब्लड का जितना आर्टरी में आता है। तो ये जो आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg, किस में मेजर करते हो, आर्टरी में। हार्ट फुल प्रेशर के साथ एक आर्टरी में ब्लड भेजता है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो या फिर चाहे वो एओर्टा हो, ये दोनों ही आर्टरी में आते हैं। अब अगर समझो इनकी वॉल थिक नहीं होती तो ये इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, रप्चर हो जाती। इसलिए आर्टरी जो है वो थिक वॉल्ड है टू हैंडल दैट प्रेशर, और वेन्स में इतना प्रेशर होता नहीं तो वो इतने थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है। तो ये रीज़न है कि वाई आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड। तो इस तरीके से आप इसको समझ के इसको याद कर सकते हो। चीज़ें समझ के याद करने से फ़ायदा ही होता है कि आप कभी भूलते नहीं कंसेप्ट्स, नहीं तो आपको चीज़ें याद रह ही नहीं सकती। तो बस दैट्स इट, ये था सारा का सारा ब्लड वेसल्स के बारे में जितना आपको एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ना था। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो व्हाट्सअप कर लो, मेल कर लो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोस आपको लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है तो हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करें, मेंबर बने हमारे चैनल के, ताकि इस तरह के और भी जो मेंबर ओनली वीडियोज़ है वो आप इजीली एक्सेस कर सको। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।